सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गो स्टडी को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो ये वीडियो है डेटा इंटरप्रिटेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, और हमने आपको बताया था कि डीआई बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन के अराउंड ही घूमता रहता है पूरा कॉन्सेप्ट डीआई का, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालें, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि एक्स नंबर वाई का कितना परसेंट है, या फिर परसेंटेज चेंज पूछ लेंगे। यानी कि 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज बेस्ड होते हैं। इसके अलावा 5 में से 1 क्वेश्चन रेशियो पे होगा, 1 क्वेश्चन एवरेज पे होगा, और 1 से 2 क्वेश्चन कंपेयर करने पे होगा। जैसे कि पूछ देंगे कि परसेंटेज चेंज इनमें से सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है या फिर सबसे कम कहां दिख रहा है, तो परसेंटेज में ही कंपेयर करने को या फिर एवरेज में ही कंपेयर करने को दिख जाएगा। तो बेसिकली ये 4 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप इसको जान लेते हैं तो डीआई के किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। पार्ट 1 में हमने ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि परसेंटेज के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स थे उसमें बता दिए थे हमने। तो अगर आप नए हैं और इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को पहले देख ले, फिर इसके बाद पार्ट 2 को देखें, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ जाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ये रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और कंपेयर वाले टॉपिक को। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि परसेंटेज चेंज पूछ लेते हैं कई बार। जैसे कि ये ग्राफ है और इसमें दे रखा है कि 2007 में कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो 20% थी और 2008 में ये 30% हो गई है। ठीक है, तो 2008 में परसेंटेज चेंज कितना आया परसेंटेज प्रॉफिट में। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा यहाँ क्या था 20%, 30%। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया, 20 से 30% का चेंज आया, यानी 10 का चेंज आया है। और हमारा बेस ईयर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेस ईयर जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको ले लेते हैं, यानी कि 2007 से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका डेटा नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि 20 नीचे होगा। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे बार ऐसे ही दिए रहते बहुत सारे ईयर के, और आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस ईयर में हुआ है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो निकालते हैं, फिर फर्दर यहाँ पे जो हुआ है वो निकालते हैं, फिर फर्दर आगे भी बार होता है यहाँ पे जो होता है वो निकालते हैं। इस तरह से जितने भी डेटा होते हैं वो निकालते हैं और फिर आप बताते हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो आइडिया है, ये वाला जो तरीका है आपका बनाने का, वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्राफ का जो लेंथ है वो देखना है, इसमें कितना चेंज आ रहा है ग्राफ के लंबाई में वो देखना है, और यहाँ से स्लोप को देखते हुए खाली आप ग्राफ की बनावट को देखकर आप सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताता रहूंगा। और दोस्तों यकीन मानिए 5 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जिसको आप आसानी से खाली ग्राफ देख के टिक मार सकते हैं, यानी कि उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं, अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ गई, जैसे कि कैलकुलेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब स्लोप एक जैसा दिखे, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, ये सारा कुछ मैं फर्दर आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आपके पास 5 डेटा आ गया, जैसे कि ये आ गया 7/10, 11/14, 9/10 और आ गया ये 16/19। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे इस चीज को, तो ये कंपेयर वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर किस किस में एक जैसा है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमें दिख रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर 10 है। तो जैसे ही हमें दिख गया कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 10 है तो हम यहाँ पे कंपेयर आसानी से कर लेंगे। ये 7 9 से छोटा है तो ये वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं जैसे 10/3 और 10/4, तो इन दोनों में न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो इसको कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे तो 3 और 4, 3 छोटा है लेकिन ये नंबर हमारा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने अभी इन दोनों नंबर में कंपेयर कर लिया कि ये वाला नंबर ग्रेटर है इन दोनों में। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शनों में कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम डिनोमिनेटर को बराबर करने पे आए तो यहाँ पे 14 से गुना करेंगे, ऊपर भी 14 से गुना करेंगे, और फिर यहाँ पे 10 से गुना करेंगे और 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। लेकिन फर्दर हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन ना बढ़े इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस है 3, यहाँ भी डिफरेंस है 1,
और यहाँ पे डिफरेंस है 3। ठीक है, अब जैसे ही डिफरेंस पता चल गया, 2 का डिफरेंस सेम है यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंस सेम है तो कंपेयर किया जा सकता है इन दोनों को। तो जब डिफरेंस सेम हो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा होगा? वो नंबर बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर हो। यानी कि यहाँ पे 11 और 16 में सबसे बड़ा कौन है? 16। तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। अब हमारे पास ये दोनों तो छोटे निकल गए बाहर, ये और ये बच गया, यानी 9/10 और यहाँ पे 16/19। ये 2 नंबर हमारे पास हैं। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर कर लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फाइनली हम बता पाएंगे कि इन सारे नंबरों में कौन सा बड़ा था। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो 19 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। ठीक है, तो अब देखते हैं 171 160 से बड़ा है, तो 171 यानी कि ये वाला पार्ट ग्रेटर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेथड है, हम डिनोमिनेटर को बराबर कर दें या न्यूमरेटर को बराबर कर दें। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 19 से गुना करूँ तो ये 190 हो जाएगा। तो हम जब नीचे 19 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 19 से गुना करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 10 से ऊपर नीचे गुना कर दूं तो दोनों का डिनोमिनेटर आप देख पा रहे होंगे बराबर हो गया। अब जैसे ही बराबर हुआ डिनोमिनेटर, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम जो ग्रेटर होगा उसको टिक कर देंगे ग्रेटर। यानी कि ये वाला 19 × 9 हमें ज़्यादा दिख रहा है 16 × 10 के कंपेरिजन में, तो ये वाला हमारा ग्रेटर होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्ट यहाँ से ये वाला अप्रोच रखेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। यानी कि अगर हमसे पूछ दिया होता कि सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, तो सेम हम अप्रोच निकालते हैं, बारी बारी से एक दूसरे को कंपेयर करते एक दूसरे से, और हम आसानी से टिक कर देते हैं। हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने में हमें काफ़ी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज का और कंपैरिजन का आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन कॉन्सेप्ट्स को, जब क्वेश्चन आएंगे इसके, तो मैं क्लियर करता चलूँगा, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं एवरेज की। तो नॉर्मली अगर आपको एवरेज निकालने को कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे 5 नंबर का एवरेज निकालना है तो पांचों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको 5 से। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लेंदी अप्रोच है, यहाँ पे ये अप्रोच आपको अप्लाई नहीं करना, आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ नए तरीके से सोचना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके एक समझा देता हूँ आपको। जैसे कि कुछ नंबर दिए गए हैं 30, 60, 50, 70, 80। इनका अगर एवरेज निकालने आपको कहा जाए तो आप पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और कैलकुलेशन जैसे ही आप करने जाएंगे वहां आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कम कैलकुलेशन करके यहां से बच के निकलना है। तो क्या करेंगे, आप यहां पे एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले एक बेस नंबर मान लीजिए। अब इनमें से हम किसी एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उसको बेस नंबर ट्रीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर बेस नंबर 50 सेलेक्ट कर लिया, तो इससे ऊपर वाला नंबर जो है 10 ज़्यादा है 20 कम है, 20 ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। तो कुछ नंबर इससे ज़्यादा है कुछ नंबर इससे कम है, तो ये बीच का नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे 50 बेस नंबर एज्यूम कर लिए। अगर हम चाहते तो यहाँ पे 70 भी एज्यूम कर लेते, 60 भी कर लेते, 30 भी कर लेते, कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी को भी बेस नंबर एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बीच का नंबर, यानी कि वैसा नंबर जिसके ऊपर के भी नंबर कुछ हैं चार्ट में और जिसके नीचे के भी कुछ नंबर हैं चार्ट में। तो ऐसा हमने यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये 30 50 से कितना कम है, 20 कम है यानी -20। ये 60 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है यानी +10। ज़्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। ये 50 50 से कितना कम या ज़्यादा है, 0। सिमिलरली ये 70 50 से कितना ज़्यादा है, +20। और इसी प्रकार ये 80 50 से कितना ज़्यादा है, तो +30। अब हम इन नंबरों को जोड़ेंगे और इनको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 50 60 और 60 में से 20 गया तो 40, यानी कि 40 बचा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जो हमने बेस मान रखा था उसमें इस नंबर को जोड़ देंगे, बट जोड़ने से पहले हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटली हमारा क्या यहाँ से निकल के आएगा, 58।
तो देखा आपने, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया, हमें इन नंबरों को जोड़ना नहीं पड़ा। अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो भी आपका 58 ही आएगा, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज निकालने के लिए ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो, ये बहुत आसान है। इसके अलावा कई बार आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ग्राफ देख के ही बता दोगे कि इसका एवरेज क्या होगा अप्रोक्सीमेट में। तो इसको किस तरह से करेंगे ये मैं आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम देख लेते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट बच गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है डिवीजन। जैसे कि आपके पास कोई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज दिए गए हैं, जैसे कि 30, 60, 5, 5, ठीक है। और ये कहा गया है कि 5000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं और इनको मार्केट में इस तरह से बांटा गया है। ये ए मार्केट है, ये बी मार्केट है, ये सी मार्केट है और डी मार्केट है। यानी इन चारों मार्केट में इस प्रोडक्ट को इस तरह से बांटा गया है। 30% ए मार्केट में, 60% इस मार्केट में, फिर 5% सी मार्केट में और 5% डी मार्केट में। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उसका रेशियो बी मार्केट के प्रोडक्ट से क्या होगा, यानी कि ए और बी का रेशियो निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? आप 5000 का 30% निकालेंगे, फिर 5000 का 60% निकालेंगे और फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये एक बेकार अप्रोच है, फालतू अप्रोच है, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। यहाँ पे चूंकि दोनों 5000 में से निकालना है, 5000 का 30% और 5000 का 60%, तो हम 5000 को इग्नोर कर देंगे। 30:60 डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि 1/2। इसको जब काटेंगे तो 1 और 2 ऐसे हो जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5000 इग्नोर कर देंगे। अब फर्दर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अगर ये 5000 की जगह मार्केट में 6000 प्रोडक्ट दिए गए होते हैं तो रेशियो क्या होता? तो भी रेशियो यही रहता, 5000 हो यहाँ या 6000 हो यहाँ, 10,000 हो, कुछ भी हो। यहाँ पे 10,000 अगर होता तो 10,000 का 30% निकालते हैं, फिर फर्दर 10,000 का 60% निकालते हैं, और दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो 10,000 तो कट ही जाता हमारा। तो 10,000 को यहाँ पे कैरी करना सही नहीं है, 10,000 को पहले ही इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5,000 हमने इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों, रेशियो में कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं करना है, नंबर को एज इट इज़ लिख लेना है मल्टीप्लिकेशन में ही, और फिर बाद में उसको डायरेक्ट डिवीजन कर देना है, और जो जो नंबर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कट जाएगा और आपके पास फाइनली एक छोटा सा नंबर बचेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले करेंगे, फिर उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे, आपका टाइम काफी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, खाली लिख लेना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले टर्म में नंबरों को लिख लेना है और डायरेक्ट डिवीजन कर देना है, और फिर फर्दर वो तो कट ही जाएगा आगे चल के। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ शॉर्टकट जिसके हेल्प से आप किसी भी डीआई के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हो। आपको डिटेल में परसेंटेज या रेशियो या एवरेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद किसी भी डीआई प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हो। अभी जो मैंने आपको बताया उसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन कैट बाय अरुण शर्मा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो ट्राई करते हैं इसी बुक से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक नज़र में ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, तो आपको समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ। हालांकि ये आसान होगा नहीं, क्योंकि ये अरुण शर्मा वाले बुक में पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन और ग्राफ को देखेंगे तो हमें क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 से 6 लाइन का है, तो आप टाइम काफ़ी वेस्ट कर देंगे ऐसे में। तो आप क्वेश्चन ना पढ़ें, डायरेक्ट इस ग्राफ को देखें। तो ये ग्राफ एक बार ग्राफ है, यहाँ पे हमें 3 ग्राफ दिख रहा है और यहाँ पे शेडेड किए कुछ रीजन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, कैट, जैट, सीमेट और नन। तो देखते हैं यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन है ना, जैसे ये ब्लैक वाला है ये नन के लिए है, ये वाला जो रीजन है वो सीमेट के लिए है, सिमिलरली ये वाला जो रीजन है वो जैट के लिए है, और ये वाला कैट के लिए है। इस ग्राफ में भी वैसे ही काम करेगा ये। तो ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ईयर दिया गया है 2010, 2011 और 2012। और फर्दर जब हम यहाँ देखेंगे तो लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई दिस एग्जाम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है 0, 20, 40, 60, 80। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट है और ये ईयर है। ठीक है, ये कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नन है, मतलब ये सारे कैंडिडेट फेल हो गए थे, जो ब्लैक शेडेड कैंडिडेट है वो फेल हो गए थे। तो इस डीआई में आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है, दूसरा क्वेश्चन भी परसेंटेज का है, तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज का ही है, चौथा क्वेश्चन भी परसेंटेज का है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको परसेंटेज के ही देखने को मिलेंगे डीआई में। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बनाने की। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर
12/2010। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है जो इंक्रीज दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको यहाँ से देख के निकाल लेंगे इसका नंबर, ऊपर लिखेंगे इसको, और बाकी जो ये वाला नंबर है ये पूरा जो 180 दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे और गुना 100 करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे ग्राफ देखेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर टिक करेंगे। जब हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा तो ऑप्शन हमें दूर दूर दिख रहा है, 30, 117, 17 और 85। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट में जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राफ देख के टिक कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफ कितना चेंज आया है, इतना तकरीबन इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे चेंज आया है। अब जो ये पोर्शन है हमारा, ये वाला छोटा सा पोर्शन जो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसको इसमें जब हम फिट करेंगे तो ये कहीं यहाँ से उठा के जब इस पर रखेंगे तो यहाँ पे कहीं दिखेगा, यहाँ पे ओवरलैप कर देगा इसको, ठीक है। अब हम ये सब मेंटली कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन जो यहाँ से उठ के आया इसको ओवरलैप किया है, वो इस पोर्शन का कितना हिस्सा है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको 5 टुकड़ों में बांट दें, 1 2 3 4 5, तो जो हमारा एक टुकड़ा होगा इन 5 टुकड़ों में से वो अप्रॉक्सीमेट इतना ही लंबा होगा। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इतना ही लंबा होगा, जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट था उतना ही लंबा होगा, यानी कि 5 टुकड़ा, यानी कि इसको 1/5 किया गया है। और जैसा कि अगर आप परसेंटेज जानते होंगे तो आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो आगे सीख जाएंगे जब मैं वीडियोस डालूंगा परसेंटेज पे, तो 20% इक्वल टू 1/5 होता है, क्योंकि 20/100 और 20 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 होता है। ये हमें याद है, ये हमें पता है, ठीक है। तो 1/5 20% होता है, तो एक टुकड़ा क्या होगा हमारा 20%। तो जो हमारा आंसर होगा वो 20% के आसपास होगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे 30% दिख रहा है जो कि ज़्यादा है, 17% है जो कि 20 के आसपास है, 117 है जो कि बहुत ज़्यादा है, 85 है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट इसका ग्राफ देखा और सीधे टिक मार दिया। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको इतना सब कुछ लिखा है, मेंटली मैं यहाँ पे देखता और सीधे टिक मारता। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के अंदर का खेल था ये। सॉरी दोस्तों, मेरा कैमरा किसी कारण से ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला, तो उसी दरमियान मैंने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड कैट इन 2010। यानी कैट का एग्जाम 2010 में कितने बंदों ने क्लियर किया, उसका परसेंटेज निकालें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैट का शेड यहाँ पे ये है, यानी कि 20 बंदे, ठीक है। 20 बंदों ने कैट का एग्जाम 2010 में क्वालिफाई किया। 2010 में कितने बंदे टोटल अपीयर हुए थे, यहाँ देख लो आप 170, यानी 170 का कितना परसेंट है, अगर हम ये निकाल लें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 170 का, यानी 170 के साथ का लगा है, तो इसका मतलब है अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग 170 नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो यहाँ पे 170 नीचे लिखा, ऊपर में 20 कितना परसेंट है वो निकालना है, तो 20 यहाँ लिख लिया इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारे सारे क्लोज हैं, 19, 12, 11, 14, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं 170 का 10% क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल दे देंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% जब 17 हो जाएगा तो 20 हमें लाना है, यानी 10% प्लस 3 20 होगा, 10 प्लस हमारा 17 होता है, प्लस 3 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 10% से ऊपर होगा आंसर, हमें इतना पता है। अब कितना ऊपर होगा ये नहीं पता, हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 10% से थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, क्योंकि 3 है ज़्यादा। 3 यहाँ से देखेंगे तो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि 10% जब हमारा 17 है तो 3 होगा हमारा, बहुत कम ही परसेंट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 19% 10 से बहुत ज़्यादा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, 14 है। यहाँ पे 12 और 11 में मामला फंस रहा है, तो यहाँ पे दोनों करीब हैं 10 के। तो अब देखते हैं, अब फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो 1% क्या होता है, 1.7, 10% जब 70 है तो 1% 1.7 हो जाएगा। तो 2% कितना होगा, 1.7 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 3.4 होता है, 17 17 2 जा 17 2 जा 34, तो 3.4 हो जाएगा 2%। तो 3.4 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3, यानी कि 3.4 से थोड़ा सा कम, यानी कि 2% से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे देखते हैं 2% से ये थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ा हुआ है 10 में, 2.65 जोड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे 2% से थोड़ा कम जोड़ा हुआ है 10 में, 1.76। तो 11.76 हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2% से थोड़ा सा कम चाहिए था 10 में जोड़ा हुआ, तो यहाँ पे 2% से थोड़ा कम है।
फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सीडेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम इन 2010। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितने बंदों ने पास किया है 2010 में और उनका परसेंटेज क्या था एज कंपेयर टू टोटल अपियरिंग कैंडिडेट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, ये नन है, ठीक है, यहाँ पे नन देख लो, यानी कि जो ये कैंडिडेट है ये पास नहीं हुए हैं, यानी कि 140 कैंडिडेट, इसके नीचे वाले कैंडिडेट किसी ना किसी एग्जाम में पास हुए हैं, यानी 140, ओवरऑल कैंडिडेट कितने थे 170, यानी 140 170 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 140 170 का कितना परसेंट है, यानी जिसके साथ का लगा है उसको डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे। तो 170 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, 140 को ऊपर लिखा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राफ से नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सारा क्लोज है, 82 82 83 82। तो अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 10% क्या होगा 170 का, 17, और 17 8 जा होता है 136, यानी कि 80% हमारा हो जाता है 136। यानी 140 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 + 4, 80% होता है 136 और उसमें अगर 4 जोड़ दे तो 140 हो जाएगा, यानी 80% से ज़्यादा है हमारा आंसर। तो अब देखते हैं ये 4 कितना परसेंट है 170 का। तो 10% जब 17 है तो यहाँ पे 1% हो जाएगा 1.7, जब 1% 1.7 होगा तो 2% 3.4 होगा, और हमें क्या चाहिए था 4 चाहिए था, यानी कि 3.4 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 0.6 ज़्यादा। 3.4 में 0.6 जोड़ लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 80 + 2% अगर हम जोड़ दें तो 82% हो जाएगा हमारा। अब 80 + 2% में 0.6 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 140, यानी 82% से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 83 दिया गया है। ये वाला ऑप्शन अभी भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। इन तीनों में हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा है। फर्दर हम मूव करते हैं तो 0.6 कितना परसेंट होता है, तो 0.1% क्या होगा इसका, 10% 17 है, 1% 1.7 है, तो 0.1% क्या हो जाएगा 0.17। तो जब 0.1% की वैल्यू 0.17 है तो 0.17 में अगर हम 4 से गुना करें तो 68 हो जाता है, 0.68, ठीक है। तो 0.68 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.6, यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि 4 बार गुना नहीं करके थोड़ा सा कम गुना करेंगे, यानी कि 0.1 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 0.4 हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, यानी 0.4 से थोड़ा सा कम। यहाँ पे देखते हैं 0.4 से थोड़ा सा कम कौन सा है, तो 0.4 तो ये दिख रहा है हमें, जो कि डिजायरेबल नहीं है। 0.8 बहुत ज़्यादा है 0.4 से, 0.4 से थोड़ा सा कम यहाँ पे 0.35 भी दिख रहा है हमें, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन MBA एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंस्टीट्यूट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड। यानी कि हमें यहाँ पे 2010 में कितने बंदों ने निकाला उसका परसेंटेज निकाल लेंगे एज कंपेयर टू अपीयर्ड कैंडिडेट। सिमिलरली यहाँ पे भी परसेंटेज निकाल लेंगे कितने बंदों ने क्लियर किया, और यहाँ भी निकाल लेंगे, और तीनों में जो ज़्यादा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा उसी का ईयर। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालने जाएं तो क्या निकल के आएगा 140/170, ठीक है। 140 170 का कितना परसेंट है, यही तो निकालेंगे हम। तो 140/170 यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि लिखना नहीं है। फर्दर जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये क्या दिख रहा है, 140 में 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 150 ये हो गया, और ओवरऑल में भी ऐसे ही कुछ 170 में से 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 180 बन गया, यानी कि 150 और 180 ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 140 में से 10 का इंक्रीमेंट हुआ और 170 में से 10 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी दोनों में इंक्रीमेंट सेम हुआ है ऊपर नीचे। जब ऐसा केस होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 2/3 एक नंबर है और दोनों में अगर समान इंक्रीमेंट हो रहा है, ऊपर वाले टर्म में भी और नीचे वाले टर्म में भी, 2 को 3 बना दिया गया है 1 जोड़ के और 3 को 4 बना दिया गया है 1 जोड़ के, तो जो ये रिजल्टेंट आएगा इंक्रीज्ड नंबर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन इस मेथड से ग्रेटर दिख रहा है, ये ग्रेटर है इन दोनों में। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कौन बड़ा है, जैसे ही पता चल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पास्ट कैंडिडेट हो गए 160, 10 का इंक्रीमेंट हुआ ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कितने का इंक्रीमेंट हुआ ओवरऑल, यहाँ पे हमारा 200 दिख रहा है साफ साफ, ओवरऑल कैंडिडेट 200, यानी 180 से 220 का इंक्रीमेंट यहाँ हुआ है और यहाँ 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि ऊपर में कम इंक्रीमेंट हुआ है, नीचे में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। जब ऐसा केस हो, नीचे में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। यानी जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो किसी भी नंबर को वो छोटा बना देता है। जैसे अगर 2/3 है
और इस डिनोमिनेटर को अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें, 5 कर दें 3 से, तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर बढ़ता तो ओवरऑल हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा इससे। तो ओवरऑल हमारा क्या निकल के आएगा, ये वाला बड़ा आएगा, यानी कि इस ईयर में सबसे ज़्यादा बंदों ने पास किया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2011 निकल के आएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है डीआई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कितने क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको सारे ट्रिक्स पता है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है अभी जो मैंने आपको मेथड बताए हैं वो समझ ना आया हो, ये जो ग्राफ को देख के कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप टेंशन ना ले। आने वाले वीडियोस में मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा इन सब कॉन्सेप्ट्स को, तो आप सीख जाएंगे कैसे करें। तो कुल मिला के जो मैंने वादा किया है कि 15 वीडियोस डालूंगा डीआई के, तो उनके ख़त्म होते होते तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे डीआई में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं पहले भी, और डीआई से रिलेटेड या बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो और आने वाली है इस चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और हाँ, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नया वीडियो डालें। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है या कोई सुझाव है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।